अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और हम सभी राष्ट्रीय एकता शपथ लेंगे। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि देश की आजादी एवं राष्ट्र की एकता की रक्षा करने के लिए तथा राष्ट्र को मजबूत बनाने के कार्यक्रम में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म भाषा संबंधी एवं सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। जय हिंद। एक फोन दो खंडूर जी, एक मिनट वो तो मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उन सभी को नमन करता हूं। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी
भारत माता के सपूतों को, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। चमोली वाली टनल का मामला था, आपको रेस्क्यू भी चल रहा, मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, वो बहुत एक दुखद घटना हुई। चमोली में जो निर्माणाधीन TSDC की टनल है, उस टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मजदूर उस समय वहाँ पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस आपदा में खोया है। और जो 3 लोग अभी रेस्क्यू होने हैं, उनके लिए खोजबीन जारी है। सभी एजेंसियां वहाँ पर NDRF, STRF, उत्तराखंड सरकार के जिला प्रशासन समेत हम सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये घटना क्यों हुई, इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, जिससे दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और हमें आगे क्या सावधानियां बरतनी है। क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई भी निर्माणाधीन काम है, उसमें जो हमारे काम करने वाले लोग, कार्मिक हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मैंने कल निर्देश भी दिए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और यहाँ हम पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, देहरादून के महापौर भाई सौरभ थपलियाल जी, मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, हमारे आंदोलनकारियों के सभी आए हुए परिजन, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर
मैं उन सभी वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। साथ ही में बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों, पुलिस के सभी बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं, जो दिन रात देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही हमें अपनी अलग पहचान और अपना अलग उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कल ही हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया। इतिहास का वह हृदय विदारक अध्याय हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को भी अश्रु पूरी नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान अमानवीय यातनाओं को झेला है, अपनों को खोया है और विस्थापन का कभी न भूल पाने वाला दर्द सहा है। भाइयों बहनों, जिस देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात यह कहकर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था कि ये देश न एक होकर कभी न रह सकेगा और न ही अपना लोकतंत्र बचा पाएगा, वो भारतवर्ष करोड़ों भारतवासियों के साहस, समर्पण और कार्यकुशलता के बल पर आज न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि एक आर्थिक एवं सामरिक शक्ति भी है। भाइयों बहनों, 2026 का ये वर्ष विभिन्न कारणों से ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष सामाजिक समरसता के प्रेरणापुंज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 650वां जयंती वर्ष होने के साथ साथ सिख पंथ के नवे गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष भी है। इतना ही नहीं, इस वर्ष राष्ट्र सेवा को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। संघ की एक शताब्दी की यात्रा संकल्प, संघर्ष और त्याग से राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्व मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। इसी भाव को अपने कार्यों का आधार बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ निरंतर काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकास की राह पर आगे ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि 2047 में विकसित भारत का एक ऐतिहासिक संकल्प भी दिया है। और इसी संकल्प के साथ आज जहां एक और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष तक और रक्षा उत्पादन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज चाहे विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप की बात हो, खेल का मैदान हो या फिर योग और आयुर्वेद का विस्तार हो, भारत विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। यही नए भारत की विशिष्ट सर्विस है, जहां विरासत भी है, विकास भी है और संस्कार भी है और विज्ञान भी है, जहां देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प भी है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। भाइयों बहनों, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, विकास की कसौटी वो व्यक्ति है जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,
पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न वितरण जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल रही हैं। इन योजनाओं ने देश के आम नागरिक के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का विश्वास पैदा किया है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनकी पहले कल्पना करना भी कठिन था। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून जैसी कई महत्वपूर्ण निर्णय इसके प्रमाण हैं। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बन रही हैं। आज हमारी सेना का मनोबल और रक्षा बलों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज का नया भारत दुश्मन की गोली का जवाब गोलों और मिसाइलों से देता है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। हमारे यहाँ का हर दूसरा परिवार देश की रक्षा में अपना योगदान देता है। इसलिए हमारी सरकार अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार जहां अपने वीर सैनिकों के सम्मान में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करा रही है, वहीं हमने बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने परमवीर चक्र विजेता परिवारों की अनुग्रह राशि भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा आज प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ साथ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री जी देवभूमि पर पधारे हैं, उन्होंने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति देने का काम किया है। उन्होंने जहां जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माड़ा गांव आकर उसे देश के प्रथम गांव के रूप में एक नई पहचान दी। वहीं इन्वेस्टर समिट में पधारकर मेड इन उत्तराखंड का आह्वान किया। इतना ही नहीं, आदि कैलाश के दर्शन कर उन्होंने इस पावन तीर्थ को विश्व पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उत्तराखंड में पहली बार हुए राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर पधारकर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में एक नई पहचान दी, वहीं अपनी हर्षिल और मुखवा की यात्रा पर उन्होंने राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष राज्य की रजत जयंती वर्ष में आकर उन्होंने आगामी 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड के विकास का स्पष्ट विजन भी हमें प्रदान किया है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कथन को चरितार्थ करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके लिए जहां हम एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने 30 से अधिक विशिष्ट नीतियां बनाकर राज्य के सर्वांगीण विकास का विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया है। हमने RRR अर्थात रोड, रेल और रोपवे का फोकस करते हुए जहां राज्य में सड़कों का विस्तार किया है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने के स्वप्न को साकार करने के लिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उदाहरण आप सभी के सामने है, जिसने प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक पहुंचने में लगने वाले समय को अभूतपूर्व रूप से कम करने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि वर्षों से लंबित जमरानी, लखवाड़, किसाऊ तथा सोंग बांध परियोजनाओं पर आज तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर हम राज्य की पेयजल एवं ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। भाइयों बहनों, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड मानसखंड मंदिरमाला मिशन, ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास, शीतकालीन यात्रा आदि विभिन्न पहलों के माध्यम से आज हमारी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने का कार्य भी किया जा रहा है। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि अब तक जहां चार धाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं इस वर्ष कांवड़ मेले के दौरान भी 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई शीतकालीन यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पिछले वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शीतकालीन तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है अगले वर्ष धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्व पर भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे। यह आंकड़े केवल श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या नहीं बताते हैं, बल्कि ये उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार, सुरक्षा और विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। पर आज हमारा राज्य धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ फिल्म शूटिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु, पर्यटक जहां एक और एक अनूठा आत्मिक अनुभव लेकर लौटे, वहीं राज्य के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नए उत्तराखंड की सकारात्मक तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रखे। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं आने वाले वर्षों में हमारा युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। इस दिशा में कार्य करते हुए आज प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हम अपने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी हमने की है। इससे जहां एक और हमारे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहे हैं, वहीं युवा और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। आज राज्य में हमारी होम स्टे योजना द्वारा हजारों युवा अपने घरों से ही स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना द्वारा हरित ऊर्जा का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इसके अलावा आज यहाँ राज्य में विभिन्न उद्योगों को स्थापित कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है। वहीं सिटकुल में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए IAS, PCS, CDS, बैंकिंग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रदेश के 10,000 विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर तैयारी कर अपने उज्जवल भविष्य का वो निर्माण कर सकें। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाला कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे और उसे देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 10,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इस दिशा में काम करते हुए पिछले वर्ष राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन किया गया और इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। अब हम राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए हमने पहली बार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इतना ही नहीं, आज जहां राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रारंभ हो गया है, वहीं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म की धरती भी है। हमने अपने इस सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने के लिए नई योग नीति लागू की है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाए। इस दिशा में कार्य करते हुए हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं
दोनों ही मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन भी स्थापित करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी मातृशक्ति राज्य की नींव है। इस नींव को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार सशक्त महिला, सशक्त उत्तराखंड के अपने संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है, वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई लाखों बहनों का प्रशिक्षण, ऋण और बाजार की सुविधा देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की हमारी 3 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी है, जो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अनुपम उदाहरण है। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ड्रोन दीदी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना और नंदा गौरा जैसी योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे किसान भाई बहन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जहां एक और किसान भाई बहनों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं, वहीं फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उन्हें कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी भी देने का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा हम किसानों के लिए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में गेहूं खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। हम औद्यानिकी को आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य में नई सेब नीति, नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, महक क्रांति नीति, मौन पालन नीति, स्टेट मिलेट मिशन आदि अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं। वहीं इनको धरातल पर उतारने के लिए 2000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है बजट में। इसके अलावा हमारी सरकार ने पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 300 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, हम सीएम समृद्धि योजना द्वारा 20,000 युवाओं, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शासन के प्रत्येक अंग में नवाचार, सुशासन और जनसेवा की अवधारणा को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। हम चाहते हैं प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप आदि के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान द्वारा शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इस अभियान के 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में 6.5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हमने खोजने का प्रयास किया है। शीघ्र इस अभियान का 3रा चरण भी प्रारंभ किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की क्षमता से तय होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकें अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में आत्मनिर्भर नवाचार तंत्र विकसित करना और हमारे युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। हम प्रदेश में साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ विज्ञान को विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखकर उसे जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साइंस एंड इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीआईएस आधारित डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब जैसी पहलों द्वारा राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार के चौतरफा प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ रही है। जहां पिछले 1 वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में
41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, आज राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो चुकी है। होटलों की संख्या में 25% तथा होम स्टे की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि हमारे जो भाई बहन रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे, वे आज लौटकर वापस अपने अपने घरों में आ रहे हैं, अपने अपने गांवों में आ रहे हैं और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। इसका प्रमाण रिवर्स पलायन में हुई 44% की बढ़ोतरी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की विकास यात्रा की गूंज आज न केवल पूरे देश में सुनाई दे रही है, बल्कि हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा रहा है। आज कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात, हर प्रमुख क्षेत्र में देवभूमि ने राष्ट्रीय पटल पर एक अपनी नई पहचान बनाई है। इसका प्रमाण है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के इंडेक्स में हमारे राज्य ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी उत्तराखंड ने हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही उत्तराखंड को लगातार 4 वर्षों से देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, खनन क्षेत्रों में किए गए सुधारों के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त किया है। ये सभी राष्ट्रीय सम्मान और उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आज सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में सरकारें पहले भी हुई, बहुत से वायदे हुए, बहुत से दावे किए गए, लेकिन आप जानते हैं जो फैसले दशकों से लटके हुए थे, जिन्हें छूने से भी विपक्षी सरकारें डरती थी, उन कड़े और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने का साहस हमारी सरकार ने दिखाया है। क्योंकि जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और जनसेवा का अटूट संकल्प हो, तो राजनीति का अर्थ बदल जाता है और वो राजनीति नहीं बल्कि जननीति बन जाती है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने देश में पहली बार संविधान में उल्लेखित सभी के लिए समान न्याय की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद जहां सभी वर्गों की महिलाओं का सम्मान, उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं, वहीं विभिन्न कुरीतियों से उन्हें मुक्ति मिली है। मुझे प्रसन्नता है जिस प्रकार पतित पावनी मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र जल से अभिसिंचित करती है, आज उसी प्रकार से उत्तराखंड से निकलने वाली ये समान नागरिक संहिता की धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, हमने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण को अपने शासन का मूल सिद्धांत बनाया है। इसी का परिणाम है कि अब तक 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड देहातियों से मुक्त कराने का भी काम किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करने का भी प्रयास किया है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य की जो बहुमूल्य जमीनें खुर्द-बुर्द होने से बचेंगी। इतना ही नहीं, हमने राज्य में पहली बार धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे कड़े कानूनों को लागू कर यह स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार के राक्षसी कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और सनातन को बदनाम करने की कोशिश करने वाले काल नेमियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। वहीं मदरसा बोर्ड को भंग कर समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के द्वार खोलने का कार्य भी किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं हमने जो कहा वो करके दिखाया। भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई केवल पुरानी अर्थव्यवस्थाओं से नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ भी थी। इसलिए हमने पेपर लीक करने वाले गिरोह की कमर तोड़ने का देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का काम किया, जिसका परिणाम है पिछले 5 वर्षों में 34,000 से अधिक योग्य युवा पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जो उत्तराखंड के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय में कई हजार नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे धरातल पर उतारने का काम किया है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होगा
और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलेगा। इसी का परिणाम है पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे कर्मचारियों के साथ साथ बड़े अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी फैसले उत्तराखंड के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ये उस उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प है जिसका सपना हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था, हमारे बलिदानियों ने देखा था। हम ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं जहां विकास भी हो, विरासत भी हो, रोजगार भी हो, पलायन का समाधान भी हो, आधुनिकता भी हो और हमारी संस्कृति एवं पहचान की मजबूती भी हो। लेकिन आज जब देवभूमि के विकास की गंगा बह रही है, पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा रही है, तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों सालों तक सत्ता का सुख भोगा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय का समय आया है, इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने अपने समय में न केवल देवभूमि के संसाधनों को लूटने का काम किया है, बल्कि जनता को अपने झूठे आश्वासनों के अंधकार में धकेलने का काम किया है। और जब आज हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है, जनसेवा कर रही है, तो ऐसे लोगों के पास विरोध करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कौन केवल चुनाव के समय दिखाई देता है, कौन मुश्किल समय में जनता के बीच में खड़ा रहता है। जनता ये भली भांति जानती है कौन अवसर देखकर राजनीति करता है, कौन अवसर मिलने पर जनसेवा करता है। भाइयों बहनों, मैंने राजनीति को कभी सत्ता का सुख भोगने का माध्यम नहीं माना। मेरे लिए राजनीति केवल और केवल जनसेवा का जरिया मात्र है। मेरे लिए मेरी देवभूमि की पवित्र मिट्टी और जनता का विश्वास ही सब कुछ है। और आज प्रदेश के कोने कोने में जो हमें अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको अब प्रदेश में स्थिरता चाहिए, उनको विकास चाहिए। ये विकास किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, यह अनवरत रूप से चलना चाहिए। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास कार्य आपने देखे हैं, वे तो हमारे दूरदर्शी संकल्पों की केवल एक झांकी भर है। अभी तो देवभूमि के स्वर्ण भविष्य की पूरी तस्वीर गढ़ना बाकी है। आप सभी ने हमारे पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में देखा है कि हमारी सरकार केवल घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं है। हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्धि तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इसी भावना के अनुरूप आज इस पावन अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी राज्यवासियों के लिए करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पहुंचे, स्थानीय रोजगार के अवसर बने और नई गति इन क्षेत्रों को मिले। इसके लिए चमोली जनपद, पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य के युवाओं को सामर्थ्य को सही दिशा देने, उनके भविष्य को सुरक्षित करने, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नीति निर्माण में युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के प्रथम युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को अपने गांव में ही स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु समय सीमा का विस्तार कर भूमि धरी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा। हम राज्य के 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें संबंधित उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण की 30% राशि को अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से उन्हें बाल वीरता पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। भाइयों बहनों, आपने हम पर जो भरोसा व्यक्त किया है वो हमारे लिए राजनीतिक समर्थन मात्र नहीं है, यह हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ
अपनी बात समाप्त करता हूं कि रग रग में विश्वास लिए, संकल्प लिए, विकास लिए, सबका हित मन लेकर के आंखों में नौ आकाश लिए हमें मिलकर बढ़ते जाना है। अभी बहुत आगे हमें जाना है। हम तकदीरों को बदल रहे हैं, हम तस्वीरों को बदल रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम अंधेरों से निकल रहे हैं। हमें सूरज नया उगाना है, हमें मिलकर बढ़ते जाना है। हमें अभी बहुत आगे हमें जाना है, अभी बहुत आगे हमें जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब वक्त है प्रतिभाओं के सम्मान का। स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2026 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस के 15 पुलिस कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सेवा के आधार पर तथा 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। विशिष्ट कार्यों के लिए सराहनीय सेवा पदक 2 कार्मिकों को मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। यहाँ हम पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पदक अलंकरण हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक मरणोपरांत निरीक्षक अभिसूचना स्वर्गीय श्री मनोज मनराल, आपके द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई देहरादून में नियुक्त रहते हुए जनपद में अवैध रूप से निवासरत विदेशी नागरिकों के संबंध में तथा प्रधानमंत्री जी के देहरादून भ्रमण के दौरान महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। कर्णप्रयाग चमोली प्रकरण के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कुल्हाल बैरियर पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करते हुए स्थिति को नियंत्रित एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने में सराहनीय भूमिका निभाई गई। स्वर्गीय श्री मनोज मनराल को मरणोपरांत मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत पदक प्राप्त किया। मनोज मनराल की धर्मपत्नी श्रीमती नेहा मनराल। और अब उस वीर पुलिस अधिकारी को नमन करना है जिन्होंने कर्तव्य की राह पर चलते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में नियुक्ति से पूर्व भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2016 में पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करते हुए अपराध, अनावरण एवं नशा तस्करी की रोकथाम में उल्लेखनीय योगदान दिया। 22 जून 2026 को मुनिकीरेती क्षेत्र में रात्रि चेकिंग एवं गश्त ड्यूटी के कर्तव्य निर्वहन के दौरान वाहन दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुए। आपकी ओर से पदक प्राप्त किया आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम शर्मा ने। विशिष्ट कार्यों के लिए सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने हेतु अगला क्रम है श्री सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, उत्तराखंड। नवीन न्याय संहिता की प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता हेतु राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के सफल आयोजन तथा ICJS 2.0 में राष्ट्रीय मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिलाने में आपका उत्कृष्ट योगदान रहा। आपके इस विशिष्ट कार्य के लिए आपको मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। अगला क्रम है श्री नवनीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार। आपके द्वारा SSP STF कार्यकाल के दौरान QR कोड के जरिए उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में फैले अंतर्राज्यीय नकली दवा नेटवर्क का पर्दाफाश कर 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में लगभग 14 करोड़ के लेन देन के दस्तावेज तथा 2 करोड़ से अधिक मूल्य की नकली दवाओं के निर्माण से जुड़े साक्ष्य बरामद कर इस संगठित गिरोह की कमर तोड़ी गई। आपके विशिष्ट कार्य के लिए आपको सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया। अगला क्रम है श्री अभय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार। आपके द्वारा जनपद उधम सिंह नगर में सांप्रदायिक संवेदनशील घटनाओं में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए संभावित विवादों को रोका तथा क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द को बनाए रखा गया। आपको प्रधान मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया। अगला क्रम है श्री शांतनु पराशर, अपर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम, पुलिस थाना देहरादून। आपके द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशन में राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान के तहत राज्य स्तरीय टीम द्वारा सभी जनपदों में समन्वय स्थापित कर प्रगति मूल्यांकन के सभी 9 बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित किया गया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ता मिली। इस विशिष्ट कार्य के लिए आपको मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अलंकरण किया गया। अगले क्रम पर है श्री मनोज असवाल, पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना। सहस्त्रधारा कार्लीगार्ड आपदा में दुर्गम परिस्थिति के बावजूद तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव, प्रभावितों की सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी समन्वयन किया गया। SDRF सहित विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से खोज बचाव एवं आवश्यक सेवाओं की त्वरित बहाली हेतु आपके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। श्री मनोज असवाल। और अब क्रम है सेवा के आधार पर पदक प्रदान किए जाने का। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा पुलिस के जिन कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा
पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उनमें सर्वप्रथम आमंत्रित हैं श्री नीलेश आनंद भरणी, पुलिस महानिरीक्षक साइबर एसटीएफ उत्तराखंड। साइबर एवं अपराध नियंत्रण में आपके महत्वपूर्ण योगदान हेतु मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है। अगले क्रम पर है श्री भास्कर लाल शाह, पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय, विधानसभा सुरक्षा उत्तराखंड। अगले क्रम पर हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक जनपद चमोली। अगले क्रम पर हैं श्री मनीष जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड। अगले क्रम पर हैं श्री गिरिबर सिंह रावत, निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड। अगले क्रम पर हैं श्री मोहम्मद यासीन, निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड। अगले क्रम पर हैं श्री दिनेश चंद, गुण नायक, 44वीं वाहिनी पीएसी। और अब अगले क्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतिभाओं को पदक अर्जित करने वाले कुशल खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। हम कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव महोदय से भी अनुरोध करते हैं, कृपया पुरस्कार वितरण हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। और कुशल खिलाड़ियों के क्रम में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं अभिनव देशवाल। अभिनव देशवाल, आपके द्वारा डेफ ओलंपिक 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। एक बार जोरदार तालियों से सभी का उत्साहवर्धन करें। अगले क्रम पर हैं शौर्य सैनी, आपके द्वारा भी डेफ ओलंपिक 2025 में रजत पदक प्राप्त किया गया। अगले क्रम पर है स्नेह राणा, आपके द्वारा आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। अगले क्रम पर हैं उन्नति शर्मा, आपके द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया गया। अगले क्रम पर है भूमिका, आपके द्वारा 3rd एशियन यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। जोरदार तालियों से हमारे सभी कुशल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। और अगले क्रम पर हैं, अगले क्रम पर आमंत्रित हैं निकिता चंद, आपके द्वारा एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया गया। अगले क्रम पर हैं खुशी चंद, आपके द्वारा एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17